गुड आफ्टरनून। ओके, ऑडिएबल है पीछे? एम आई ऑडिएबल? ओके, तो आपने अभी तक काफी कुछ देख लिया था 2 क्लास में, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं ऐसे ही क्वेश्चन अभी देख रहा था कल या परसों, तो मुझे लगा कि सिर्फ टेराबाइट से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसके आगे भी जैसे टेराबाइट तक तो हम लोग मेमोरी यूज करते ही हैं जनरल लाइफ में भी। आजकल हार्ड डिस्क आप लोग 1 टेराबाइट 4 टेराबाइट जैसे तो लेते ही हैं, ठीक है। तो आजकल टेराबाइट के आगे तक भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो किलोबाइट में क्या होता था? 1024 बाइट। किलोबाइट का मतलब होता था 1024 बाइट, यस और नो? ये बाइट क्यों बोलते हैं ये तो आपको मैंने बता दिया था, क्योंकि प्रत्येक रजिस्टर का साइज होता था 1 बाइट। तो जितने रजिस्टर होंगे उतना ही बाइट मेमोरी कैपेसिटी होगा, यस और नो? अगर मान लो किसी मेमोरी में अगर 4 क्या है, और मान लो 4 रजिस्टर है, तो उसका मेमोरी कैपेसिटी होगा 4 बाइट, क्योंकि प्रत्येक रजिस्टर का साइज होता है 1 बाइट। 1 बाइट बोले तो 8 बिट, ग्रुप ऑफ 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलो का मतलब होता था 1024 बाइट। 1 MB का मतलब होता था 2 का पावर 20। तो 2 का पावर 20 को 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1 MB में कितने केबी होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1024 केबी। अरे हाँ है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 का पावर 10 का मतलब होगा 1024 और 2 का पावर 10 का मतलब होता है 1 केबी। ओके, वैसे ही अगर पूछ लिया जाए 1 जीबी में तो आप बोलेंगे 1024 एमबी। अगर पूछ लिया जाए 1 टीबी में, 1 टेराबाइट में, 1024 जीबी होगा, आया ना? तो इंटू का पावर 40 को आप 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 30 लिख सकते हो। तो 2 का पावर 10 का मतलब 1024 और 2 का पावर 30 का मतलब 1 जीबी, ऐसा ना? ओके, तो इसके आगे तक भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। 1 टीबी 1 टीबी 1 जेडबी 1 वाईबी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 2 का पावर 50, 2 का पावर 60, 2 का पावर 70, 2 का पावर 80, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी 2019 में सीबीटी 2 में पूछा गया था कि 1 इसका क्वेश्चन बताऊंगा पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट में कितना टेराबाइट होता है? 1024 टेराबाइट, ऐसा ना? यही पूछा गया था 1 टेराबाइट में 1 जीबी इक्वल टू, ऑप्शन एबीसीडी में दिया हुआ था 1 दिया हुआ था क्या? 1024 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट। तो आपका आंसर होगा 1024 टेराबाइट। ओके, तो इसका मतलब तो पता है, किलो मेगा गीगा टेरा, ये तो बता दिया था मैंने। E स्टैंड फॉर टेरा, P स्टैंड फॉर पेटा, E स्टैंड फॉर एक्सा, Z स्टैंड फॉर ये नहीं जोटा, ठीक है। तो Y स्टैंड फॉर योटा, ठीक है। तो ये मतलब आप लोग टेराबाइट तक तो जनरल लाइफ में आप यूज करते ही हैं, तो वो पेटाबाइट तक पहुंच चुके हैं। 2019 में कहाँ तक पहुंचे थे? पेटाबाइट। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में आप लोग को एक्साबाइट देखने को मिल जाए। तो 1 एक्साबाइट में कितना पेटाबाइट होगा? 1024 पेटाबाइट होगा। क्लियर? अरे सुनो, जिंदा है सारे, अमर गए जिंदा है। तो यहाँ तक तो आपने देखा था, उसी को आगे तक बढ़ा दिया मैंने। ये सुनो, मेमोरी जो हार्ड डिस्क होता है आजकल, आप लोग तो 1 जीबी तुरंत भर देते हो। आजकल 1 टेराबाइट भी काफी लोग का हार्ड डिस्क का फुल होगा। पता नहीं सारा मूवी या मूवी सेल करने वाला काम करते होंगे, हाँ, सारा बॉलीवुड का मूवी रखे होंगे। तो 1 टेराबाइट भी शॉर्ट पड़ेगा तो फिर जाएंगे 1 एक्साबाइट का
सॉरी 1 पेटाबाइट का मेमोरी का यूज कराएंगे, वो कभी फुल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसको फुल करने वाले फुल कर लेंगे। कुछ दिन पहले तक लगता था, 10-12 साल पहले तक कि बाप रे 1 GB जब जीरो नहीं आया था तो लगता था कि 255 का रिचार्ज करते थे या फिर में 1 GB नेट पूरे 1 महीने के लिए मिलता था। लेकिन जब 1 GB मिलने लगा पर डे तो लगा कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन वो तो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। हाँ? देखो वो लोग बोल रहे हैं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कितना भी 2 मिनट में तो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप दो अरे कितना पिक्सल में आप देखोगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं खत्म होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं। अरे डाउनलोड भी करोगे, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है। चलिए, तो ये सब आपने देखा था बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है। ठीक है, आपको हेक्साडेसिमल ऑक्टल ये क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले सालों में हो सकता है ऐसा भी पूछ दिया जाए। पूछा गया था कि एक नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसको ठीक करना था। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी को डेसिमल में, आया ना। और इनकोडर का क्या काम होता है, इनकोडर एक डिवाइस है, जो इनकोडर एक डिजिटल सर्किट है जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। या कई बार ये भी पूछा जाता है कि अदर नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आंसर होगा इनकोडर। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है बाइनरी में तो इनकोडर, और बाइनरी से तो डिकोडर, बाइनरी से तो डिकोडर। ठीक है ना, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये ऑक्टल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो इनकोडर ही करेगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो इनकोडर ही कन्वर्ट करेगा। तो बस याद रखना बाइनरी में। देखिए मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता था कि इनकोडर कौन होता था, डिकोडर कौन होता था, तो मैंने इस सीन को इस सीन की तरह याद कर लिया। ठीक है, तो मैंने याद करा मशीन के लैंग्वेज में, मशीन का लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी, तो मशीन के लैंग्वेज में मतलब बाइनरी में तो इनकोडर। और एक याद है कि ये राइट हैंड है, बाय डिफॉल्ट याद रहेगा कि ये लेफ्ट हैंड है, क्या दोनों रखते रहोगे राइट लेफ्ट। एक याद कर लिया, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है दो चीज में, तो एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद जाएगा, आया ना। तो ऐसे में मतलब स्टूडेंट लाइफ में मैं भी भूल जाता था, आप भी भूल सकते हैं, कॉमन सी बात है। एग्जाम में पूछ लिया गया कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करते हैं, इनकोडर डिकोडर, ऑप्शन में रहेगा ही कुछ और भी रहेगा, तो उस केस में आप भूल जाएंगे इनकोडर क्या होता था, डिकोडर क्या होता था। तो आप ये दिमाग में रख सकते हैं, इनको आईएन मेमोरी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन प्लस एसोसिएशन। जो विजुअलाइज हो गया, याद हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ उसको ले जाके कहीं पे लिंक कर दो, एसोसिएट कर दो, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बढ़े आगे। चलिए, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अडा लवलेस को वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर बोलते थे, क्योंकि पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अडा लवलेस ने प्रोग्रामिंग किया, क्योंकि बिना प्रोग्राम के कोई कंप्यूटर या लैपटॉप काम कर सकता है क्या, मतलब कोई प्रोसेसर या लैपटॉप या कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, तो बिना प्रोग्रामिंग के काम नहीं कर सकता है। तो आजकल तो प्रोग्रामिंग बहुत लोग लिख लेते हैं, लेकिन पहली बार प्रोग्रामिंग लिखने वाली लेडी थी अडा लवलेस, इसलिए इनको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का 0 होता है, ये सब डिस्कस किया था हमने। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये कमांड होता है जो प्रोसेसर को हम लोग देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर आपने रोबोट बनाया तो समोसा मंगाना है एक अलग कमांड देंगे, एक अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे चाय मंगवाना है एक अलग कमांड देंगे, चेयर मंगवाना है एक अलग कमांड देंगे, यस और नो, यस और नो। तो ये कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब आपने काफी कुछ कहानी देख लिया था। ठीक है, ओके, रोम रैम अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाला मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी को ही आज पढ़ लेते हैं डिटेल में। क्वेश्चन बार बार मेमोरी से पूछा जाता है,
रोम कितने टाइप का होता है, रैम कितने टाइप का होता है। लेकिन ये मैंने समझाने का कोशिश तो जरूर किया था कि रोम को क्यों बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम मेमोरी और रैम को क्यों बोलते हैं डेटा मेमोरी, समझाया था। हाँ, रोम बोले तो रीड वाली मेमोरी। तो देखिए प्रोग्राम हम आप यूजर स्टोर नहीं करता है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ग्रीन कलर और यहाँ लिख दिया पी, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया होगा, किसके अंदर, इसके अंदर रोम होगा, उस रोम के अंदर प्रोग्रामिंग किया गया होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया PYUSH। अब अगर मानो मैंने यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, पावर चला गया, तो क्या ये फ्यूज स्टोर हो पाएगा? जी नहीं, इसको हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा तभी। अभी ये रैम में है, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये किसमें है, रैम में है, जो वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि ये प्रोग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ग्रीन पे लिखूं और यहाँ पे व्हाइट से लिखा जाए, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, ये प्रोग्रामिंग पहले से ही करके रोम में स्टोर किया जा चुका है। तो देखिए प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं करते हैं, यूजर नहीं करता है प्रोग्रामिंग। ये कौन सा कंपनी है? मैक्स। तो मैक्स हब वालों ने ये प्रोग्रामिंग करके रोम के अंदर पहले से स्टोर कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दो कलर सिलेक्ट करेंगे, जैसे येलो सेलेक्ट किया तो येलो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर की लिखूंगा तो येलो नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं चेंज कर दूँ, मैं येलो सेलेक्ट करके लिखूँ तो ग्रीन से लिखा जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए प्रोग्रामिंग पहले से ही कंपनी के जो प्रोग्रामर थे, लैपटॉप के जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग करके सारे फंक्शन के लिए और उसको स्टोर कर दिया रोम में। किसने स्टोर कर दिया? रोम में। तो इसलिए प्रोग्राम यूजर स्टोर नहीं करता है, जो प्रोग्राम इसमें स्टोर करके आ गया कंपनी से उसी को सिर्फ हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है रीड वाली मेमोरी। सिर्फ इसको रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर ये ऐसा कुछ होता कि हम यहाँ पे खुद से यूजर भी प्रोग्रामिंग कर पाता, अगर मैं येलो पे टैप करता तो व्हाइट से लिखा जाता, तो मतलब मैं अपना प्रोग्रामिंग इसमें चेंज कर देता, तब इसको हम लोग बोल सकते थे इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रीड का मतलब मैंने बताया था इनपुट रीड होता है, आउटपुट राइट होता है। तो रीड का मतलब लेना, राइट का मतलब कॉपी में आप डेटा देते हैं तो कॉपी को राइट करते हैं, बुक से डेटा लेते हैं तो बुक को रीड करते हैं। तो उन लोग उल्टा बता रहे थे कि इनपुट को राइट करते हैं, आउटपुट को रीड करते हैं। लेकिन मैंने सिंपल सा लैंग्वेज में आपसे बात किया था। तो देखिए रीड वाली मेमोरी का मतलब कि इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है, इसको राइट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रोग्राम स्टोर रहता है, ओके, रोम में, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी। और जो रैम होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि डेटा आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये सुनो, कई बार जैसे ये लैपटॉप है आपका, मान लो हार्ड डिस्क है, तो वहाँ से हम लोग मूवी कभी पेन ड्राइव में लेते भी हैं और कई बार पेन ड्राइव में मूवी लाते हैं और उसमें स्टोर भी करते हैं, है ना। तो वैसे ही रैम में भी है, रैम से हम डेटा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में मूवी जाता है तो रैम के थ्रू ही जाता है। किसके थ्रू जाता है? रैम के थ्रू। और हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में मूवी आता है तो रैम के थ्रू ही आता है। क्लियर? वो मैं बात करूंगा अभी, मेमोरी बढ़ाऊंगा। तो मतलब रैम को हम लोग बोलते हैं डेटा मेमोरी। ओके, तो डेटा रैम में लिया भी जाता है और दिया भी जाता है, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, ठीक है, रैम को। चलिए अब यहाँ पे मैं मेमोरी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। एक कोड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बीसीडी कोड। ओके, पूछा गया था 2019 में बीसीडी कोड का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या फुल फॉर्म होगा बीसीडी कोड का? तो देखिए बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, सी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब देखिए हो सकता है इसके आगे से भी क्वेश्चन आप लोग के आने वाले सालों में पूछा जाए, क्योंकि कोड एक्चुअली बहुत टाइप का होता है, लेकिन ये नाम ही है बाइनरी कोडिंग।
तो मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी, हमारा लैंग्वेज होता है डेसिमल। तो मैंने आप लोगों को कन्वर्जन से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी दिखाया था। ऑक्टल से मैंने बाइनरी नहीं दिखाया था, ना बाइनरी से ऑक्टल दिखाया था, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप डिजिटल नहीं पढ़ रहे हैं, आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर ऑक्टल यूज नहीं करता है और ह्यूमन बीइंग्स भी ऑक्टल नहीं यूज करता है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी, हमारा लैंग्वेज होता है डेसिमल। इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में ही कन्वर्जन दिखाया था और वही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बाइनरी कोडिंग है। जो डेसिमल नंबर होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक, उसका जो बाइनरी कोडिंग होता है उसी को बोला जाता है बीसीडी कोड। तो देखिए अभी बीसीडी का फुल फॉर्म 2019 में पूछा गया था, अब 2025 में हो सकता है कि बीसीडी कोड से क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो बाइनरी में और बीसीडी में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं समझा दूंगा। तो बाइनरी आपको आता है तो बीसीडी भी आप मर गए, ये हम लोग चले गए, नहीं तो थोड़ा मुंडी डुला दे हम किस हाँ मुंडी, हाँ बोलते हैं, बोलते हैं बोलते हैं ऐसे, मैं भी मानो पढ़ाने लगूं तो आप भी समझ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग भी बोले तो कम से कम मेरे ईयर तक पहुंच जाए, आया ना। तो टीचर भी ऐसे पढ़ाने लगे और 4 घंटा पढ़ाने के बाद तेज आवाज में पूछे, आ गया पूरा समझ में? कोई बचा ही नहीं रहेगा यहाँ। 4 घंटे तक कोई ऐसे ही पढ़ाते रहे, कोई यहाँ बचा रहेगा क्या? सारे अनस्टेबल हो जाए, गायब हो जाएंगे। देखिए आगे वैसे ही आप लोग भी एटलीस्ट थोड़ा आपको लिखना भी नहीं है, मैंने क्या बोला पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो फिर समझना है और मुझे डुला देना है, यहाँ बोल देना है, तो इतना तो कर सकते हो ना। हाँ, ताकि मैं भी आगे बढ़ते रहूँ, नहीं तो एक ही बार 2 बार 3 बार बता देता हूँ कि काफी लोगों का चेहरा ऐसे दिखते रहता है, तब मुझे लगता है शायद समझ में नहीं आया। फिर 4थी बार समझाता हूँ, फिर एक्सप्रेशन है, फिर 5वीं बार समझाता हूँ, फिर एक्सप्रेशन है, तब लग जाता है कि सारे कोमा में मैं मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग जाता है, यूथ को नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आप लोग को मतलब आप यूथ है ना। चलिए देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है साहब? 0 से 9 तक होता है। इसका बाइनरी कोडिंग अगर हमें लिखना होगा तो ये होगा 0000 से लेके 1001 तक। देखो आप लोगों को मैंने डेसिमल टू बाइनरी समझाया था ना, तो 9 को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में, तो मैंने एक तरीका बताया था, किसको किसको ऐड करें 9 आएगा, तो 8 और 1, तो इसका बाइनरी कोडिंग होगा 1001, ये भी तरीका बताया था। और एक तरीका ये भी बताया था कि 9 को 2 से डिवाइड करते चले जाएं और यहाँ रिमाइंडर लिखते चले जाएं। ठीक है, तो ये सब बता चुका हूँ। अब जो वो क्लास में नहीं थे उनके लिए आई कैन डू नथिंग, क्लास मिस नहीं करना है। देखिए तो ये 0 से 9 तक जो डेसिमल नंबर है, इसका जो बाइनरी कोडिंग है, इसी को बोला जाता है बीसीडी। क्या बोला जाता है? बीसीडी कोड। तो आने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है 2025 में कि बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट। अरे कितने बिट का है? 4 बिट का है। देखो ना सामने देख रहा है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बीसीडी कोड। देखिए जो डेसिमल नंबर है, नाम से ही याद रहेगा, जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कोडिंग तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीडी। तो बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट का। आपको सामने दिखा रहा हूँ बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट का। इट इज ऑफ 4 बिट कोड। अब देखिए बीसीडी के फुल फॉर्म से आगे जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? ऑप्शन 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट। क्या टिक करेंगे? 4 बिट। क्या टाइप करेंगे तो क्या टिक करेंगे? 4 बिट। क्लियर? ओके, और इसके आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे। मान लो कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 2 है, क्या लिखा हुआ है? 2 है, ये डेसिमल नंबर है और मैं चाहता हूँ इसका बीसीडी इक्विवेलेंट आप बताओ, इसका बीसीडी इक्विवेलेंट आप बताओ।
बताइए क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ क्या होगा 1100। बस यही गलत आंसर है, ऑप्शन ए किसी के साथ वेलकम करता रहेगा। ध्यान देना, यही मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि बाइनरी में और बीसीडी में थोड़ा सा अंतर है। तो डायरेक्ट मैंने आपसे 12 का बीसीडी इक्विवेलेंट कोड पूछा, लेकिन आपने 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताया। तो देखो देखो यहाँ पे बीसीडी का मतलब होता है जो 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल डिजिट होता है उसका बाइनरी कोड, उसका बाइनरी कोड है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 0000 से लेके 1001 तक ये जो बाइनरी नंबर है ना, यही इसको आप 0 से 9 तक का बाइनरी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं और इसको बीसीडी भी बोल सकते हैं। लेकिन 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 10 से लेके 15 तक देखो 16 पे जाएंगे तब तो वो 5 बिट का हो जाएगा। कितने बिट का हो जाएगा 5 बिट। लेकिन ये 4 बिट का कोड है, तो 4 बिट में हम चाहें तो 10 को भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो 11 को भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो 12 को भी लिख सकते हैं जो आपने बोला था अभी, हम चाहें तो 13 को भी लिख सकते हैं 1101, हम चाहें तो 14 को भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो 14 को भी लिख सकते हैं 1110 और 15 को भी लिख सकते हैं 1111। ओके, और 16 पे जाएंगे तो कितने बिट का डेवलप हो रहा है 5 बिट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है ये जो नंबर आप देख रहे हो ये 1010 से लेके 1111 तक ये बाइनरी तो है लेकिन ये बीसीडी नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनवैलिड बीसीडी। इसको क्या बोलते हैं इनवैलिड बीसीडी। नाम ही है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आप बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक उसका जो बाइनरी कोडिंग होगा उसको बीसीडी बोलते हैं। ऐसा ना ये कोई बाइनरी सिंबल नहीं है, ये नंबर बन गया। ये अब एक सिंबल नहीं बचा, ये नंबर बन गया। ऐसा ना तो देखिए बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो जो डेसिमल नंबर होता है उसका बाइनरी कोडिंग बीसीडी कहलाता है। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक का जो बाइनरी कोडिंग है वो है आपका बीसीडी या बोल सकते हैं वैलिड बीसीडी। और देखिए 4 बिट में हम 10 से लेकर 15 तक का भी बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनवैलिड बीसीडी। तो ये देखिए ये बाइनरी कहलाएगा लेकिन बीसीडी नहीं कहलाएगा। ओके, तो देखिए आपसे मैंने पूछा था कि 12 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए 1 को 4 बिट में लिखेंगे और 2 को 4 बिट में लिखेंगे, तो ये होगा बीसीडी इक्विवेलेंट 12 का, क्योंकि 1 एक डेसिमल डिजिट है और 2 एक डेसिमल डिजिट है। आ रही है बात समझ में? तो 1 2 का जो बीसीडी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 8 बिट में। कितने बिट में? क्योंकि एक डेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट का बीसीडी कोड लिखा जाता है, तो 2 डेसिमल डिजिट है, तो इसके लिए अगर बीसीडी पूछा जाता है बीसीडी तो कितने बिट का होगा 8 बिट का। अगर बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा जाता, अगर यहाँ पूछा जाता कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तब आपका आंसर होता डबल 1। तो यही अंतर होता है बाइनरी और बीसीडी। आई बात समझ में? अगर मैंने पूछा आपके एग्जाम में पूछा गया 9 का बीसीडी इक्विवेलेंट बताओ और 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ, तो यहाँ पे दोनों सेम ही है। लेकिन जैसे ही 9 के आगे जाएंगे तो कहानी चेंज हो जाएगा, कहानी चेंज हो जाएगा। एक आप और बता दो मुझे। हाँ बताइए बताइए क्या? अरे सॉरी खोल ही दिया मैंने, स्लिप ऑफ हैंड हो जाता है, क्षमा करें मुझे। हम लोग भी भगवान नहीं है, इंसान स्लिप ऑफ हैंड हो जाता है कई बार जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन ऐसा एरर पूरे 1 घंटे क्लास में कभी एक बार दिखता है। ठीक है, ये है 2 0 0 1 0, तो ये 1 है और ये 2 है। क्लियर? इसका बीसीडी इक्विवेलेंट होगा 0 0 1 0 0 1 0 और बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1 1 0 0। क्लियर? तो बाइनरी और बीसीडी में अंतर समझ में आया? लेकिन आपने आंसर क्या बताया था? आपसे पूछा था मैंने बीसीडी, लेकिन आपने बता दिया था बाइनरी इक्विवेलेंट। और ऑप्शन ए यही देता है, वेलकम करता रहता है कि हम इसको
और 95% लोग इसी को टिक करते हैं। चलिए एक और बता दीजिए, 235 ये एक डेसिमल नंबर है, इसका मैं जानना चाहूंगा आपसे बीसीडी इक्विवेलेंट। अब बताइए कितने बिट में बीसीडी इक्विवेलेंट कोड आप लिख पाएंगे? हाँ 12 बिट में, बिल्कुल सही बोला। बताओ 2 के लिए 0010, 3 के लिए 0011 और 5 के लिए 0101। आपको मैंने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना सिखाया था, तो आप 2 का चेक कर सकते हो, 3 का और 5 का चेक कर सकते हो। बढ़े आगे। तो ये थोड़ा सा बीसीडी भी, मतलब क्वेश्चन बीसीडी से भी पूछा गया, ये मैंने डिस्कस कर लिया पूरा कहानी किसका, बीसीडी का। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। एक क्वेश्चन और देखिए, which one of the four is invalid बीसीडी को। ये भी पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। तो देखिए एक टॉपिक अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के कंसेप्ट और क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ करा देता हूँ, जैसा आप देखते आ रहे हैं पिछले 2 क्लास में। और आप लोग का जो क्लास था जो लोग मिस कर दिए थे वो यूट्यूब पे भी पब्लिश हो गया है, ठीक है? यूट्यूब पे भी वो 2 क्लास जो छूट गया है वो बैकअप ले लें। बताइए जल्दी से बताइए, बी फास्ट पूछा जा रहा है। इसमें से 4 कोड मैंने लिखा है, कौन सा इनवैलिड बीसीडी है? तो देखिए जो 0 से 9 तक का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो वैलिड होगा। ओके, तो ये क्या दिख रहा है? 5 वैलिड है। ये क्या दिख रहा है? सॉरी ये दिख रहा है 9 वैलिड है, 5 वैलिड है, 8 वैलिड है और ये 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये इनवैलिड है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इनवैलिड बीसीडी है। क्लियर? तो बीसीडी के बारे में जितना भी कुछ बताया दैट विल बी मोर देन एनफ। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए तो अब आगे हम लोग आज अभी देखने जा रहे हैं मेमोरी। क्या देखेंगे था? मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी, अच्छे से देखना। ओके चलिए, तो ये है आपका मेमोरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे। तो मेमोरी को बेसिकली कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया था? 2 पार्ट में। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। कई बार तो आप लोग एग्जाम में 3-4 मेमोरी देके बोल दिया जाता है कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है? मैंने बोला भी था कि 10 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन काफी बेसिक हो, काफी बेसिक, मतलब टॉपिक जहाँ से जैसे बीसीडी का फुल फॉर्म, ये तो टॉपिक स्टार्ट हुआ वहीं पे हमने बीसीडी का फुल फॉर्म देख लिया था। ओके, तो 50% क्वेश्चन एकदम बेसिक होगा, मतलब टॉपिक जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पर, और बाकी 5 क्वेश्चन थोड़ा आगे। धीरे धीरे जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो वो लास्ट तक पढ़ा देता हूँ, ताकि जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लें उसको फिर कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और कंप्यूटर मैंने 2 दिन पहले क्लास में बोला था क्या है? महासागर। देखिए हम लोग बस वो पढ़ लेंगे जिससे हमारा मोस्टली क्वेश्चन बन जाए। ऐसा ना प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का कुछ एग्जाम्पल आप बोल सकते हो? जी हाँ, जो रोम आप जानते हो, जो रैम जानते हो, ये सब क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। एक नाम आप और सुनते होंगे कैसे मेमोरी, सुनते हैं आप? कैसे मेमोरी। तो कैसे मेमोरी कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी?
बोलो। अरे भाई सिंपल, मतलब कंप्यूटर मोबाइल हर जगह कैसे मेमोरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक है सिविल जानते हो, लेकिन थोड़ा तो जानना चाहिए। चलिए, कौन सा होता है कैसे मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, ओके देखिए, जो मेमोरी लैपटॉप के कंप्यूटर के अंदर दिखे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। लेकिन आजकल, पहले क्या होता था कि जो बहुत सारा एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते थे, जैसे पेन ड्राइव, वो सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब अभी भी यूज करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं, वो भी देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। और आजकल एसएसडी आता है, एचडीडी आता है, जिसको लैपटॉप के अंदर ही मदरबोर्ड पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर? आजकल, ओके, पहले जब कंप्यूटर होता था तो बहुत बड़ा होता था, तो इन सब मेमोरी को कंप्यूटर के बाहर ही रखते थे। लेकिन आजकल कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, मदर मेमोरी का साइज छोटा हो गया, तो मदरबोर्ड के ऊपर ही हम लोग जो एसएसडी मेमोरी है, ठीक है, जो हार्ड डिस्क है, उसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो एचडीडी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएसडी, पेन ड्राइव, आपका सीडी ड्राइव, ठीक है। ये सब आपके कौन से मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा ही होता है, एचडीडी का फुल फॉर्म। हाँ, क्या होगा? हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। कई लोग बोल देते हैं एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट, क्या होगा? वो नहीं होगा, तो क्या होगा? तो काफी कॉमन है आजकल, एसएसडी मेमोरी आप लोग लगवाते हैं अपने स्पीड को इनहेंस कर, लैपटॉप के का अगर स्पीड कम हो गया तो एसएसडी लगा के आप उसकी स्पीड को इनहेंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो भी मेमोरी का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रोम का, रैम का, एसएसडी का, एचडीडी का, इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये सब वन बाई वन हम लोग काफी डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, वन बाई वन सबको काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे मेमोरी किसका पार्ट है साहब? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड किस मेमोरी का होता है? इतना मेमोरी आपको दिख रहा है, हाँ? काफी स्टूडेंट क्लिक करते हैं कैसे मेमोरी, ठीक है, मतलब इतना जो मेमोरी है इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होता है कैसे मेमोरी का। लेकिन अगर कंप्यूटर में पूछ लिया जाए कि किसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन आ जाए रैम, रोम, कैसे मेमोरी, रजिस्टर। अब आप क्लिक करेंगे रजिस्टर, मैंने डिस्कस किया था पहले, लिखवाया नहीं था लेकिन डिस्कस किया था। तो अगर क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो रजिस्टर होता है वो किसके अंदर होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर होता है। आप देख सकते हो, ये आपका प्रोसेसर है और प्रोसेसर के साथ ये मेमोरी कनेक्ट कर लिया गया, ये बन जाता है सीपीयू। तो अ, तो इस सीपीयू में ये जो मेमोरी है इसका हम लोग अलग अलग टाइप देते हैं। ये जो मेमोरी देख रहे हो ना, इसका हम लोग अलग अलग टाइप देते हैं। लेकिन अगर पूरे कंप्यूटर में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, तब आपका आंसर होगा रजिस्टर का। और पूरे कंप्यूटर में सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा कैसे मेमोरी। और तब आता है स्पीड रैम का, और तब स्पीड आता है रोम का, ठीक है। वो सब हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये जानना जरूरी है। जितने मेमोरी है और वहां से पूछा जा रहा है तो कैसे मेमोरी का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। ये सीपीयू के सबसे नजदीक वाला मेमोरी, देखिए इसमें बहुत सारे मेमोरी होते हैं, लेकिन इस सीपीयू के सबसे नजदीक वाला मेमोरी या सीपीयू सबसे ज्यादा किस मेमोरी को यूज करता है? कैसे मेमोरी यूज करता है, ठीक है, कैसे मेमोरी को यूज करता है। क्लियर? यस नो? ठीक है, कैसे मेमोरी का जो साइज होता है वो
मैं सब पॉइंट लिखवा दूंगा, बस पहले कहानी की तरह सुन लो। कैसे मेमोरी का जो साइज होता है वो मेगाबाइट में होता है, 2 MB, 5 MB, 10 MB, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है। तो फिर वो क्या स्टोर करने के काम आता है? क्या उसमें पुष्पा मूवी स्टोर कर सकते हैं? कैसे मेमोरी में? जी नहीं। क्या रैम में पुष्पा मूवी आप स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप नहीं कर सकते हैं, आपका प्रोसेसर करा सकता है। कैसे? अगर मानो पुष्पा मूवी स्टोर है कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। उसको जब आप यूज करते हो, मानो आपको पुष्पा देखना है, तो पुष्पा प्ले आपने दबाया तो वो पूछेगा किसमें देखना है, वीएलसी प्लेयर में देखना है या एमएक्स प्लेयर में देखना है। आपने वीएलसी को टैप किया तो वो हार्ड डिस्क से पुष्पा मूवी को उठा के लेके आ जाता है रैम पे, और फिर वो रैम आपको वो मूवी दिखाने लगता है। क्लियर? जैसे आप लोग मान लो कि आपके घर में चिकन बिरयानी बना, हाथ से बन सकता है? खाते हो चिकन बिरयानी? उन लोग अब कंप्यूटर छोड़ के बिरयानी पे चले गए, क्योंकि नवरात्रा में 10 दिन से काफी लोग खाए नहीं होंगे नॉन वेज, लेकिन आज से पूरा ग्रीन फैमिली मिल चुका है। हाँ हाँ, लेकिन वो लोग अब कैसा, क्या नाम है आपका? आपका सुजीत? ठीक है, सुजीत साहब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उनके शरीर से भी लगता है कि पूरा बिरयानी खाते हैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। आज बिरयानी हाउस में एकदम भीड़ लग जाएगा। देखिए तो देखिए तो मानो आपके घर में बिरयानी बना, तो बिरयानी किस में बनता है? प्लेट में बनता है? कहाँ बनता है? भगोने में बनता है। भगोना समझते हो ना? कोई इंग्लैंड से आया हो नहीं समझता हो, भगोने में, डेक्ची में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कढ़ाई में, कुकर में, मानो भगोने में आपने क्या बनाया? चिकन बिरयानी बन गया। ठीक है, 10 लोगों के लिए। तो क्या आप भगोने में ही मुंह लगा देते हो? तो जो भगोना होता है, ठीक है, भगोना होता है वो आपका हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। जैसे पुष्पा स्टोर कर दिया हार्ड डिस्क में, लेकिन आप खाते हो तो प्लेट में निकाल के खाते हो, तो प्लेट आपका रैम होता है। क्या होता है? रैम। तो जो भी चीज अभी एट प्रेजेंट आप यूज कर रहे हैं उसको आप रैम बोलते हैं, ऐसा ना? तो हार्ड डिस्क से डायरेक्ट मूवी नहीं देखा जाता है, भगवान से डायरेक्ट चिकन बिरयानी नहीं खाया जाता है। अब कुछ लोग इतने राक्षस प्रवृत्ति के होंगे जो 10 लोगों का खाना खा जाए, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सिविलाइज पर्सन जो होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा ना? लड़कियां तो प्लेट स्टेज में हाथ नहीं, उसमें स्पून से। ठीक है, कई बार हम लोग चले जाते हैं बारबेक्यू नेशन में, तो वहाँ पे आता मानो रोस्टेड आया, तो भाई हाथ में उगाया खा रहे हैं, और उसमें भी मेरी वाइफ क्या है, 2 काटा चम्मच लेती है, इधर तोड़ के उधर तोड़ती है, और वहाँ अनलिमिटेड 999 में अनलिमिटेड नॉन वेज खा रहे, जितना खाना है। तो भाई वहाँ तो हम लोग 10-10 रोस्टेड खा जाते हैं, तो वहाँ तो अगर चम्मच लगा दिया तो पता चला कि 5-6 घंटे हो गया, उतना खाने में जितना 1 घंटे में खा लेते हैं। वो लोग भी बोलेंगे 2 घंटा टाइम होता है, लेकिन 3-4 घंटे भी बैठ जाते हैं, कोई इतना ज्यादा टेबल होता है। तो अब अब देखिए आप लोग की बात कर रहा हूँ कि आप लोग प्लेट में लिए खाना शुरू कर दिए। अब प्लेट से भी अगर चम्मच से खा रहे हैं तो फिर वो चम्मच कैसे मेमोरी का काम करेगा? किसका? कैसे मेमोरी का काम करेगा? तो देखिए भगोने से कनेक्टेड है थाली, और थाली से कनेक्टेड है चम्मच। तो भगोना है हार्ड डिस्क, थाली है और चम्मच है। कई लोग, आप लोग तो कैसे मेमोरी यूज ही नहीं करते, ये लोग यूज करती हैं। ठीक है, नहीं यार, चलिए कैसे मेमोरी, यहाँ पे कहानी उल्टा हो गया। चम्मच वाला, चम्मच स्पीड को घटा देता है, लेकिन यहाँ कहते हैं मेमोरी स्पीड को बढ़ा देता है। चलिए देखिए ना, देखिए मतलब मैंने चीजों को एग्जाम्पल से दिखाना चाहा। चलिए तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं किसका? रोम का। पहले हम लोग बात करेंगे किसका? रोम का। ठीक है, फिर रोम पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे। ओके, कैसे मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट और बताऊंगा, और फिर 1 बाय 1 सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो देखिए जिस टॉपिक में वेरिएशन ज्यादा रहता है ना, उस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस
ज्यादा होता है। मैंने बोला था 2019 में टोटल 85 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, सारा सेट मिला के। तो 85 में से लगभग 9-10 क्वेश्चन आपको मेमोरी से देखने को मिलेगा। कितना? 9-10 क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। है ना? 85 में समझो कि आउट ऑफ 85 9 to 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका रोम का। रोम फुल फॉर्म क्या होता है? रीड वाली मेमोरी। इसको एग्जाम में पूछा जाता है प्रोग्राम मेमोरी, मेमोरी बोलेंगे या डेटा मेमोरी? हाँ, बिल्कुल सही है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं जीरो करके लिखते रहूंगा, इससे रिवाइज करना आपके लिए आसान होगा। तो आप बताइए, रोम तो हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी। क्या बोलते हैं साहब? प्रोग्राम मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? प्रोग्राम स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है? प्रोग्राम। अगर पूछा जाए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इस स्मार्टफोन का या इस लैपटॉप का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसमें स्टोर रहता है? तो आपका आंसर होगा रोम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं जिसको मॉड्यूल बोलते हैं, उन सबको कंबाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा? जिसको छुआ जा सके वो हार्डवेयर, जिसको छुआ ना जा सके वो सॉफ्टवेयर। यस और नो? ओके, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मतलब वो बहुत सारे प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो जब प्रोग्राम मेमोरी इसी को बोलता है रोम को, तो सीधी सी बात है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जितने भी टाइप का सॉफ्टवेयर एमएस प्लेयर है, ड्रीम 11 होगा, जो आप लोग सट्टा 249 रुपए का लगा के हार जाते होंगे, तो 49 रुपए का सट्टा लगाते होंगे तो लगता है कि आज तो हम करोड़पति बन जाए। लेकिन जब मैच शुरू होता है, 1-2 ओवर निकलता है तो लगता है कि 49 रुपए ही आ जाए तो बहुत है। और फिर जब एक इनिंग खत्म होता है तो वो 49 पे चला जाता है। देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये सब जो भी एप्लीकेशन है ये सब प्रोग्राम ही है। ड्रीम 11 क्या है? प्रोग्राम। और समझिए प्रोग्राम बना दिया है ड्रीम 11 और रोज का अरबों कमा रहा है। कितना कमा रहा है? अरबों कमा रहा है रोज का, पर डे। आईपी जो आईपीएल अभी चल रहा है ना, ड्रीम 11 क्या है? एक क्या है? वो एक एग्रीगेटर है। मतलब जो कस्टमर को मिलाता है, मतलब आप ही लोग तो खेल रहे हैं, ड्रीम 11 बस खेला रहा है, पैसा आप ही का लग रहा है, ड्रीम 11 का नहीं लग रहा है, लेकिन अरबों कमा रहा है। वैसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब, ओके, ये सब प्रोग्राम से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है या एमएस प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर है, ड्रीम 11 है, या जो भी आप लोग गेम खेलते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग से ही बना होता है। ये सब किसके अंदर स्टोर रहता है? रोम के अंदर। फिर रोम का जो स्पीड होता है, ओके, स्पीड वो कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, रैम के रिस्पेक्ट में। कई बार जो पॉइंट पूछा जाता है वो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, स्पीड कम होगा रेदर देन रैम। अगर रैम से तुलना करें रोम को तो रैम के रिस्पेक्ट में इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? इसका स्पीड, सॉरी, क्या होगा? कम होगा। इसका स्पीड कम होगा। ठीक है, इसमें क्या स्टोर रहता है? प्रोग्राम स्टोर रहता है। रोम कितने टाइप का होता है? तो देखिए, रोम बेसिकली 4 टाइप का होता है। रोम कितने टाइप का होता है साहब? तो रोम बेसिकली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? हाँ, एक होता है पी रोम, फिर होता है एफ रोम, और फिर होता है डबल ई पी रोम।
ठीक है, तो देखिए एक तो मतलब ये जो 3 रोम है, एप्रोम, पीरोम और ये डबल ई पीरोम, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। तो कई बार तो सिर्फ रोम से कुछ पॉइंट पूछ दिया जाता है, कई बार इन तीनों से पॉइंट पूछा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में आपको जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, पीरोम को हम लोग बोलते हैं, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। और बाकी मैं सीधे रोम लिख दूं तो ये रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको बोलते हैं इरेजेबल, ई स्टैंड फॉर इरेजेबल। और बाकी पीरोम का फुल फॉर्म यहाँ पे जो है वह यहाँ भी चलेगा। पूरा नाम इसका क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? तो देखिए थोड़ा इसमें जाने, ये जो पीरोम होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? ठीक है, नाम नहीं क्लियर है। एक तो प्लेन रोम होगा, प्लेन रोम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रीड वाली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड वाली मेमोरी, जिसको यूजर सिर्फ रीड कर सकता है। ये मानो कि जो यूजर, जैसे मान लो ये मैक्सअप है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपने कंप्लेन किया, ये अभी वारंटी में है, 1 साल के वारंटी में है। ओके, अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसमें मान लो रोम में कोई फॉल्ट है, रोम में कोई फॉल्ट है, जितना सॉफ्टवेयर रोम के अंदर अपलोड किया गया, जितना प्रोग्राम रोम के अंदर अपलोड किया गया है, तो सारे प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी वाले मानो कि स्मार्टफोन को खोल के मंगवा ली, ठीक है, और आपको बोले कि 5 दिन बाद वापस से हम जो भी इसमें दिक्कत आ रही है आपको सॉफ्टवेयर में, उसको अपग्रेड करके और फिर इंस्टॉल करके और फिर यहाँ पे लगवा देंगे। तो आपने बोला ठीक है, 5 दिन टाइम लो और जो भी रोम में दिक्कत है, जो भी रोम के अंदर प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, उसको आप फिर से सुधार दो। क्या कर दो? सुधार कर दो। ओके, तो इसको उठा के ले जाता है कंपनी। अब कंपनी अगर पुराने रोम को हटा दे और नया रोम लगाए तो उसको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अगर पुराने रोम को हटा के अब नया रोम लेके और उसमें सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तब यहाँ पे स्मार्टफोन को लगवा दे, उसमें 10-12 हजार रुपए खर्च हो सकते हैं कंपनी के। ओके, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा रोम बनाए जिसको जरूरत पड़ने पे इरेज किया जा सके, जिसको जरूरत करने पे जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको इरेज किया जा सके और नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम प्लेन रोम लगा देते हैं और कभी कोई दिक्कत आ गया, वारंटी में कोई दिक्कत आ गया, तो फिर पता चलेगा पूरा रोम ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि रोम जो प्लेन रोम होता है उसको हम लोग मतलब जो भी एक बार उसमें इंस्टॉल हो गया उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें कोई खराबी है तो पुराने को फेंको, नया लगाओ, न्यू लगाओ। ठीक है, तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक रोम बनाए, ओके, जिसको जरूरत पड़ने पे इरेज भी किया जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इसको सिर्फ एक बार इसके अंदर प्रोग्राम स्टोर किया जा सके, एक बार। ठीक है, एक बार जैसे प्रोग्राम कितना स्टोर होता है रोम में, तो इसको मतलब इस रोम को सिर्फ एक बार प्रोग्राम मतलब इसमें एक बार नहीं प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल, ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग जो स्टोर करेंगे वो हम लोग एक बार ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने सोचा कि अगर मान लो कि इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उस केस में इसको हटाएंगे, नया लगाएंगे, तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तो उन्होंने ईरोम यूज करके उन्होंने एप्रोम यूज करना शुरू कर दिया। एप्रोम का मतलब होगा इरेजेबल, नाम नहीं क्लियर है, इरेजेबल। इरेज का मतलब होता है डिलीट, इरेज का मतलब होता है डिलीट। इसमें जो प्रोग्राम स्टोर किया गया है उसको जरूरत पड़ने पे
डिलीट किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है और नए प्रोग्राम को फिर दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें जो रोम होता है ना, उसको अल्ट्रा वायलेट रे से हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। किससे डिलीट करते हैं, यूजिंग, जो इरेज करते हैं हम लोग, इरेज यूजिंग अल्ट्रा ओके। यूवी रेज जो होता है, यूवी रेज उसको यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ओके, अब यूवी रेज जहाँ जहाँ पे पड़ेगा वो पार्ट डिलीट होगा। ये डिलीट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब इसमें जो प्रोग्राम पहले से स्टोर है उसको इरेज करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। काफी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें जो इरेज हम लोग करते हैं ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो इरेज करना ही काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो पहले इरेज करेंगे तब तो नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, तो इसको भी प्रैक्टिकली बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं किया गया। फिर क्या यूज किया गया, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है। देखिए, जीरो का अपग्रेडेड वर्जन है एप्रोम, एप्रोम का अपग्रेडेड वर्जन है डबल एप्रोम। तो यहाँ पे ये जो एप्रोम है, इसका फुल फॉर्म तो यही होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इस ई का मतलब क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, इलेक्ट्रिकली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। तो यहाँ पे जो रोम होता है ना, उसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। इलेक्ट्रिकली इरेज करने का मतलब है कि जैसे मान लो ये फ्लिप फ्लॉप है, तो ये एक बार में या तो वन स्टोर करके रखेगा या जीरो। ठीक है, आप नहीं पढ़े हो लेकिन इतना तो मैंने बता दिया था कि फ्लिप फ्लॉप किसी भी डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट होता है। जैसे आप लोग सिविल में पढ़ते हो, इस घर का बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट क्या है, ईंट, ईंट बोलते हो, तो पता नहीं आप लोग कुछ और बोलते होंगे। लेकिन हम लोग जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं ना, वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि देखो इस मकान में जो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट है ईंट, एक सिविल वाला भाई उसके अंदर जाते होंगे, तो इसलिए आप लोग से बात करना ये बेकार है। देखिए, हम लोग ऐसे सिखाते हैं कि देखो लॉजिक गेट से बना होता है कोई भी कॉम्बिनेशन या सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है, ओके, उसी में रजिस्टर होता है, काउंटर होता है। तो मैंने बोला था कि रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से मेमोरी बना होता है और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर बना होता है। तो मतलब किसी भी मेमोरी का जो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। तो फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम कितने बिट को स्टोर करता है, वन बिट। तो देखिए इसमें मानो वन स्टोर, क्या स्टोर है, वन। तो जब इसमें मेरी इच्छा है कि मैं जीरो स्टोर करूँ, ओके, ये फ्लिप फ्लॉप है, मान लो डी फ्लिप फ्लॉप, नाम बस नाम से सुनो। तो अगर मैं जीरो स्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जीरो वोल्ट अप्लाई करना, जीरो अगर अप्लाई करने का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है जीरो वोल्ट अप्लाई करना, लास्ट क्लास में बोला था। और वन अप्लाई करने का मतलब होता है प्लस वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करना। जैसे ये फ्लिप फ्लॉप वन स्टोर करके रखा हुआ है, ये वन स्टोर करके नहीं रखा हुआ है, ये +5 वोल्ट वोल्टेज को स्टोर करके रखा हुआ है। उसी को हम लोग डिजिटल में वन बोलते हैं, लॉजिक वन बोलते हैं। तो देखो इसमें हम जीरो स्टोर करना चाहते हैं तो हमें इस वन को डिलीट करने का जरूरत नहीं है। हम इनपुट में अगर जीरो दे दें और इसमें क्लॉक अप्लाई कर दें, इसमें जीरो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग जीरो दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अरे भाई ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इसमें अगर फ्लिप फ्लॉप में जीरो पहले वन स्टोर था, अब हम जीरो स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने इनपुट में क्या दे दिया, जीरो वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या स्टोर कर लेगा, जीरो। अब मैं इसमें वन स्टोर करना चाहता हूँ, तो इनपुट में क्या अप्लाई कर दूंगा, +5 वोल्ट, तो ये वन स्टोर कर लेगा। तो इसमें जीरो को चेंज करके वन, वन को चेंज करके जीरो स्टोर कर पा रहे हैं। अरे हाँ है ना। अगर कोई मेमोरी में, कोई मेमोरी अगर फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना हो, अगर कोई फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज करके काफी आसानी से प्रोग्रामिंग को
चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना होता है रजिस्टर, और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है मेमोरी। मेमोरी ऐसा ना। ओके, ये जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं रोम के अंदर, वो बेसिकली कौन सा मेमोरी यूज करते हैं? ये वाला, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना होता है। और फ्लिप फ्लॉप में 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0 स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें यूबीए का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना होता है। +5 बोल देंगे 1 स्टोर कर लेगा, 0 बोल देंगे 0 स्टोर कर लेगा। कैसा ना? एक मिनट को बोला गया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। क्लियर? ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से। जो हमने बात किया था वो थे कि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर बना होता है, और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से मेमोरी बना होता है। वो मेमोरी जो, अगर वही मेमोरी हम एज अ रोम यूज करते हैं, तो कौन सा रोम होता है? एप्रोम होता है। कौन सा होता है? एप्रोम नहीं होता है, डबल ई पीरोम होता है, या ई एप्रोम होता है। इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो इसको कई जगह ई स्क्वायर पीरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कई जगह पे? ई स्क्वायर पीरोम। ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है ई स्क्वायर पीरोम, ऐसा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ई स्क्वायर अगर पीरोम है, तो इसका मतलब कौन सा है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाला मेमोरी। क्लियर? इतना जितना जितना पॉइंट मैंने बताया इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? हाँ बिल्कुल सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ, जनरली ये फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना होता है। क्लियर? तो अगर ऐसा रोम अगर इस स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है, तो उसमें यूजर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है, लेकिन जो कंपनी का इंजीनियर है वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। आरी बात समझ में? आरी बात समझ में? लेकिन अगर ये फाइल यहाँ पे है, तो सेव करने का ऑप्शन आया, तो ये हम लोग सेव क्या रोम में कर पाएंगे? ये रोम में नहीं करेंगे। यही मैं बोल रहा हूँ कि यूजर जो है वो किसी भी चीज को सेव अगर करना होगा, तो रोम में नहीं कर पाएगा। क्लियर? लेकिन जो कंपनी का इंजीनियर है वो किसी भी रोम में वापस से पुराना मेमोरी को डिलीट करके, पुराने प्रोग्राम को डिलीट करके नया प्रोग्राम स्टोर कर सकता है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। आगे तो आपने कौन सा मेमोरी अभी जब देगा? रोम। ठीक है, रोम। रोम वोलेटाइल मेमोरी होता है या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब बिजली कट हो, फाइल गायब हो, हाँ क्या होगा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगा। ऐसा ना, मानो इस स्मार्टफोन में मैंने YouTube अभी इंस्टॉल कर दिया, क्या इंस्टॉल कर दिया? या ELT प्लेयर इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल हो गया। अब पावर कट हो गया, मानो यहाँ से स्विच ऑफ कर दूं, मैं इसको शट डाउन कर दूं, पावर ऑफ हो जाए, तो क्या जो मैंने वो सॉफ्टवेयर VLC प्लेयर या MS प्लेयर जो इंस्टॉल किया था वो डिलीट हो जाएगा? ओके, तो ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब बिजली कट, बिजली गोल, क्या है मूवी का? बत्ती गोल मीटर चार्ज। ठीक है, बत्ती गोल मीटर चार्ज। देखा था मूवी? नहीं देखा था। आप लोग करते क्या हो? ना मूवी देखते हो, और मूवी नहीं देखते हो तो यहाँ बैठे नहीं रहते, क्या करते हो? 12-14 घंटे करते क्या हो? बस कुछ पढ़ते हैं, दिन भर यही पढ़ते हैं। तो और इससे पहले क्या करते थे? मतलब जब इंजीनियर गुरुकुल में एडमिशन नहीं हुआ था तब क्या करते थे? कॉलेज में? तो कॉलेज में क्या 24 घंटे बिताते थे? नहीं बोला, अगर कॉलेज में भी पढ़ा होता या कभी भी 1 साल पढ़ा होता तो यहाँ नहीं होता। और जो यहाँ पे 1.5 साल 2 साल पहले एडमिशन नहीं है और आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो अपने आप के प्रति ऑनेस्ट नहीं तो 10 से 12 महीना काफी होता है कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। जो मैंने पिछले 12 साल में 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो मैंने तो यही अनुभव लिया है कि अगर कोई ऑनेस्ट है,
10-12 घंटे रोज पढ़ रहा है तो 10 महीना काफी है कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप 1-2 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हो, अगर इसका मतलब आप अपने आप के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, आप सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ, आप सेल्फ हिप्नोसिस करना 5 मिनट बैठ के आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने मन से सीरियस हो। जो लोग 18 महीने 24 महीने या 19 महीने से पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लोग 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं वो अभी से भी क्या हो जाए, सीरियस हो जाए, तब रिजल्ट हो जाएगा अगले 6 महीनों में। चलिए तो देखिए क्या मैं बोल रहा था, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है या नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि बिजली कट भी हो जाए तो इसमें जो स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा, वो स्टोर ही रहेगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सब रोम के अंदर लिख रहा हूँ, क्या रैम के अंदर लिख रहा हूँ। अगर अभी स्मार्टफोन का पावर कट हो जाए, मान लो इन्वर्टर ऑफ कर दिया तुमने, पावर कट, बोर्ड बंद हो जाएगा, तो ये जितना भी कुछ लिखा मैंने आज की क्लास में वो सेव नहीं रहेगा। और लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो तो उसी दिन सेव कर लिया था, वो फिर आज इसमें स्टोर है, लेकिन आज जो लिखा उसको अभी तक सेव नहीं किया हूँ। ओके, तो ये सब कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? रैम में। जो भी लिख रहा हूँ ये अभी स्टोर है रैम में। किसमें? रैम में। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगर स्मार्ट बोर्ड में अगर पावर कट करा दें तो ये जो मैंने लिखा है ये डिलीट हो जाएगा। आप वापस से स्मार्ट बोर्ड को ऑन करोगे तो ये लिखा हुआ आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। तो रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी, जो बिजली कट होने के बाद भी स्टोर है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और जो बिजली कट हो और वो गायब हो जाए तो वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम के अलावा लगभग जितने भी मेमोरी हैं वो सारे नॉन वोलेटाइल हैं। रैम के अलावा जितने भी मेमोरी हैं तो अभी हमने डिस्कस किया वो लगभग सारे नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ये कहानी था किसका? रोम का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका? रैम का। रैम का फुल फॉर्म बता सकते हो? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो नाम से ही क्लियर है, रैंडमली इसको कभी भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीड मेमोरी या राइट मेमोरी। इसको बोला जाता है रीड राइट मेमोरी। क्या बोला जाता है? रीड राइट मेमोरी। इसको प्रोग्राम मेमोरी बोलते हैं या डेटा मेमोरी? इसको हम लोग डेटा मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा मेमोरी। देखिए पहला प्रोसेसर बना था इंटेल 4004, फिर बना 8008, और फिर काफी पॉपुलर प्रोसेसर बना 1977 में इंटेल 8085। ये जो प्रोसेसर काफी पॉपुलर हुआ, इन सब में एक ही मेमोरी यूज किया जाता था, रैम। इसी के अंदर प्रोग्राम भी स्टोर रहता था और डेटा भी स्टोर रहता था। लेकिन जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो नाउअडेज की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में, ये कहानी 1977 का है। 1977 में एक ही मेमोरी में प्रोग्राम भी स्टोर रहता था और डेटा भी। लेकिन फिर 1981 में पहला माइक्रो कंट्रोलर बना, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटेल 808, इंटेल 8051। ये जो माइक्रो कंट्रोलर बना, ठीक है, इसमें डेटा के लिए अलग मेमोरी और प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी यूज किया गया। और उसके बाद के जितने प्रोसेसर बनते चले गए, सब में प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होता है और डेटा के लिए अलग मेमोरी होता है। स्पीड को इनहेंस करने के लिए डेटा को अलग मेमोरी में स्टोर किया गया और प्रोग्राम को अलग मेमोरी में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ नाउअडेज का, आजकल का। ये मैं 1981 1977 का बात नहीं कर रहा। 1977 में कॉमन मेमोरी होता था किसी भी प्रोसेसर में, उसी के अंदर डेटा भी स्टोर होता था और प्रोग्राम। लेकिन आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी और प्रोग्राम को अभी बता रोम स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी
यूज करते हैं। ये वोलेटाइल होता है या नॉन वोलेटाइल होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब समझाया? हाँ बताओ। अभी यहाँ से स्विच ऑफ करूँ, आपने जो नोट्स बनाए ही नहीं है तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये सुनो, ये मैं वहां से कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैम में स्टोर है। जो रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, जब तक इसको सेव नहीं करेंगे तब तक ये रैम में पड़ा हुआ है। और बिजली अगर गायब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर? इसका जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोम। रोम, एचडीडी या एसएसडी, इन सबके रिस्पेक्ट में इसका जो स्पीड होता है रैम का वो ज्यादा होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में फर्स्ट हाईएस्ट फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है कंप्यूटर में? फास्टेस्ट मेमोरी तब आप बोलेंगे रजिस्टर। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मेमोरी की बात नहीं कर रहा। और मैं पूछता मेमोरी में तब आप बोलते हैं कैसे मेमोरी। और तो देखिए कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्पीड होता है रजिस्टर का। मेमोरी की बात कर रहा हूँ। सबसे कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। फिर दूसरा नंबर का स्पीड होता है किसका, कैसे मेमोरी का। और तीसरा नंबर का स्पीड होता है रैम का। किसका? रैम का। अगर रैम स्लो तो फिर आपका मोबाइल हैंग करना शुरू हो कर देगा। ऐसा ना या रैम, मान लो आपका कई बार होता है ना कि मोबाइल हम लोग जनरली शट डाउन नहीं करते हैं। मतलब वहाँ पे तो पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट, मतलब ये तो आ नहीं रहा है और तो बैटरी से पावर सप्लाई आ रहा है तो जनरली ऑन ही रहता है। तो आप बीच बीच में हम लोग जो क्लीनर होता है ना उससे हम लोग क्लीन करके रैम को खाली करते हैं। करते हैं कि नहीं आप? बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है ना जिसको यूज करके हम लोग खाली करते रहते हैं। ओके, कुछ रैम को खाली करने के लिए होता है, कुछ कैसे मेमोरी को खाली करने के लिए होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्लीनर है, ये क्लीनर पे मैंने टैप किया, ये देखिए इसी में है आपका कैसे मेमोरी CSPLC जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है 24 MB। कितना भरा हुआ है? 24 MB। तो कैसे मेमोरी में जो स्टोर है अभी उसका मूल्य, मतलब वहाँ से डेटा अगर डिलीट भी हो जाए तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे मेमोरी में क्या स्टोर आता है, रैम में क्या स्टोर आता है, तो आप देख लो जो एट प्रेजेंट जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है। अगर मानो ड्रीम 11 पे आप टीम लगा रहे हो तो ड्रीम 11 स्टोर है रोम में, लेकिन टैप किया आपने तो वो खुल के आ गया। अब जब टीम आप बना रहे हैं तो रैम के अंदर खुला हुआ है। किसके अंदर खुला हुआ है? रैम के अंदर। और उस समय अगर मान लो बैटरी निकाल दिया जाए या मोबाइल को शट डाउन कर दिया गया फिर ऑन किया जाए तो क्या हुआ, एप्लीकेशन जो पहले रैम में था वो खुला रहेगा? जी नहीं, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आधी बात समझ में और जा रहा है दिमाग में? ओके, मतलब कौन सा चीज कहाँ पे स्टोर आता है ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से आता है, ये सब तो पूछा ही जाता है, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है कि आपने एमएक्स प्लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है एमएक्स प्लेयर आपने ओपन किया हुआ है और उसमें मूवी देख रहे हैं, तो आप बताइए एमएक्स प्लेयर उस समय जब मूवी देख रहे हैं वो किस मेमोरी के अंदर रहेगा? तो आप बोलेंगे रैम के अंदर, ऐसा ना। और जब मोबाइल आपने शट डाउन कर दिया तब वो रैम, तब वो एमएक्स प्लेयर कहाँ पे स्टोर रहेगा परमानेंटली? हाँ, रोम में स्टोर रहेगा, ऐसा ना। ठीक है, कैसे मेमोरी में क्या स्टोर रहता है आपने तो ये देख लिया, रोम में क्या स्टोर रहता है। ओके, रोम में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, ओके, जो आप स्टोर किए हुए हो अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, वो रोम में स्टोर रहता है। रैम में क्या स्टोर रहता है, तो जो प्रेजेंट जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं लैपटॉप में या मोबाइल में या इस स्मार्टफोन में, वो अभी स्टोर है किसके अंदर? रैम के अंदर। कैसे मेमोरी में क्या स्टोर रहता है? आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं क्या? हाँ, ठीक है। उसमें मानो कि आपने अभी एक लाइन लिखा, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में? चलो इंग्लिश में
इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश समझते हो ना? तो जो बोला नहीं सर, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। मानो ये आपने अपने गर्लफ्रेंड को लिख दिया, अरे किसको लिखेंगे ये, किसको लिखेंगे? बोला गर्लफ्रेंड को, क्या मदर फादर को नहीं लिख सकते हैं? चलिए चलिए, मेरी बातों को दिल का नहीं, मदर फादर को भी लिखा जा सकता है, मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में गर्लफ्रेंड नहीं आती है, क्यों? रेडियो बोला वही दिमाग में चलता है, ठीक है। देखिए जो आपके दिमाग में चलता है वही आप बार लिखते हैं और वही स्टोर कर लेता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। मानो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ ले लेते हैं, पुष्पा है, वो पुष्पा मूवी वाला नहीं, कोई रियल लाइफ वाला, उसको आप एक बार ये लाइन लिख दिए, ये कैसे मेमोरी स्टोर कर लिया। अब जैसे ही आप उसको आप ऐसे लिखोगे तुम, तभी इसमें से कुछ नहीं आएगा। अगर आप तुमसे लिखोगे ना, क्या लिखोगे? तुमसे, तो आगे वाला वर्ड नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप मैं लिखोगे, ठीक है, मैं लिखा तो हो सकता है तुमसे ऊपर में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं पकड़ पाया, अब मैं तुमसे लिख दोगे तो 100% अगला वर्ड ऊपर में प्यार जरूर आएगा, और प्यार लिख दिया तो करता तो आना तय है, और करता लिख दिया तो मुंह आना तय है। तो ये स्टोर आता है कैसे मेमोरी। इसलिए मैंने बोला जो कैसे मेमोरी अगर नहीं भी होता तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन हमारे काम को ये आसान कर देता है। लेकिन मैंने कैसे मेमोरी को अभी क्लियर कर दिया था आपके सामने। अब मैं जाके अपनी वाइफ को लिखूंगा, क्या यही लाइन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिखूंगा भाई? अरे करता हूँ या नहीं करता हूँ लिखना तो पड़ेगा। तो कैसे मेमोरी मैंने डिलीट कर दिया, तो भले ही मैंने आधे घंटे पहले उसको लिखा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब मैं लिखूंगा तो आगे वो कुछ अलग अलग गेस कर लेगा, तब मुझे फिर से टाइप करना होगा तुमसे प्यार करता हूँ, फिर दोबारा मैं लिखूँ अगर 1 मिनट बाद, कैसे मेमोरी मैंने डिलीट नहीं किया है, तब से मैं के बाद तुमसे आना तय, ऊपर तुमसे टैप किया, प्यार आना तय, टैप किया तो मतलब इससे आपका काम आसान हो जाता है। आया समझ में? ये 1 2 4 5 10 लाइन स्टोर करके रखता है, इनमें इसका साइज होता है मेगाबाइट में। किसका? कैसे मेमोरी कितने बाइट में होता है? अभी मैंने दिखाया था 24 मेगाबाइट मेमोरी भरा हुआ था कैसे मेमोरी, कितना? 24 मेगाबाइट, हार्डली 50 मेगाबाइट का होता होगा। इसमें जो मेरे मोबाइल में कैसे मेमोरी है वो 50 मेगाबाइट होगा, तो क्या स्टोर करके रखता है जिसका फ्रीक्वेंटली यूज करता है, ठीक है। आया कुछ समझ में? हाँ बोला बहुत कुछ समझ में आया, ठीक है। वाइफ से प्यार ना भी करो तो बोलना होता है, ठीक है। क्या बोलना होता है? मैं तुमसे प्यार करने का कोशिश करूंगा, या मैं तुमसे प्यार करूंगा, या मैं तुमसे 99% कोशिश करूंगा कि तुमसे प्यार हो जाए, या 99% कोशिश करूंगा कि प्यार बना रहे। ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? 100%। बोलना पढ़ाई में क्यों नहीं करते हैं? आपसे बोला जाता है, सर बोलते हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाना, तो आप बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा। तो कोशिश करने का मतलब ही है कि 100% नहीं दें, 99% देना। तो आपने सुना ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं बोलता हूँ कोशिश करने वालों की हार होती है। तो कोशिश का मतलब 100% नहीं होता है, 100% का मतलब होता है कि अगर पढ़ाई करते करते आपकी मौत क्यों ना आ जाए, पढ़ाई को मत छोड़ो, वो होता है 100% एफर्ट, ठीक है। उसी को बोलते हैं 100% वर्क एथिक्स। क्या बोलते हैं? 100% वर्क एथिक्स। ठीक है, विराट कोहली का नाम सुना होगा, उसके फादर मर गए और वो रणजी मैच खेल रहा था, ओके, और वो नॉट आउट बना हुआ था, ठीक है। चौथा दिन, 5वां दिन खेलने आना था, दिल्ली हारने वाली थी कर्नाटका से, रणजी मैच चल रहा था, उसके फादर एक्सपायर कर गए थे, ठीक है। तो हम आप होते तो क्या करते?
मैं बोला नहीं है। हाँ, आपके घर में शादी होती है 2 महीने के लिए गायब हो जाता है, और ऐसा इमरजेंसी आ जाए तब तो बातें नहीं। और वो एक देखिए, वो एक 17 साल का लड़का था, आप लोग से कम एज का, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि मैं अगले दिन भी खेलूंगा, क्योंकि घर जाने से पापा तो जिंदा नहीं हो जाएंगे, आया ना। तो इसे वो बोलते हैं 100% वर्क एथिक। और फाइनल डे 17 साल का एक बच्चा जब मैच खेलने आया, तो जिसको भी ये पता था कि इसके पापा कल निधन कर चुके हैं, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू था, क्योंकि 17 साल मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग से भी कम एज, मतलब आप लोग को मैं बच्चा मानता हूँ, तो आप लोग से भी जिसका छोटा एज हो उस पर तो दया आएगी कि देखो इसके पापा कल निधन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके हाथ में जो काम मिला हुआ है इसको वो बीच में नहीं छोड़ रहा है जब तक कंप्लीट ना करे। ठीक है, फिर उस दिन वो 40 ओवर तक खेलते रहा। कितने ओवर तक? 40 ओवर तक खेलते रहा, भले दिल्ली वो हारने से नहीं बचा पाया। ओके, मतलब ये चाहता था कि मैं ड्रॉ करा दूं मैच को, लेकिन दिल्ली हारी, लेकिन इसने अपना काम तो पूरा पूर्ण रूप से किया। भले आप अब अगर आरआरबी के लिए पूरा अपना एफर्ट लगा दिए, रिजल्ट आना ना आना तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एफर्ट लगाना आपके हाथ में है। इसके हाथ में था डिसीजन लेना कि मैं कल भी कोशिश करूंगा कि दिल्ली को हारने से बचा लूं, मैच को ड्रॉ करा दूं, लेकिन 40-42 ओवर बाद आउट हो गया, दिल्ली हार गई, लेकिन कोशिश तो पूरा किया। पापा का निधन हो गया फिर भी कोशिश किया। इसको बोलते हैं 100% एफर्ट। ओके, इसको बोलते हैं 100% वर्क एथिक्स। और इस एथिक्स के साथ अगर आप 7 से 8 महीने तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत छोटा ही एग्जाम है, और उससे बहुत आगे निकल जाए। मुकेश अंबानी को गवर्नमेंट जॉब करने का जरूरत है क्या? वो गवर्नमेंट जॉब से बहुत आगे निकल चुका है। वही ना बोल रहा हूँ, 100% वर्क एथिक्स के साथ काम करेंगे तो ये सब लक्ष्य जो अभी आपका आपके सामने है काफी छोटा हो जाएगा साहब। ज्यादा तो दिमाग में तो लोग बहुत ज्यादा है। फिर बीच में आप बोलेंगे क्यों टाइम पास कर रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से आ गया? ये एक्चुअली आ जाता है, वो मैं रोक नहीं पाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों से पूछेंगे हर दिन 20-25 मिनट जाता है मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ 2 घंटे में, वो कोई और टीचर 4 घंटे में पढ़ाता है, क्योंकि हर चीज कहाँ पे है? हार्ड डिस्क। ना मुझे कोई टैब का जरूरत है, ना नोट्स का जरूरत है, ना मोबाइल का जरूरत है, क्वेश्चन डेटा हर चीज इसी के अंदर है। इलेक्ट्रिकल वालों से पूछो, हर चीज दिमाग के अंदर है। चलिए देखिए, तो इसका स्पीड ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में? रोम के रिस्पेक्ट में, एसआईटी के रिस्पेक्ट में, एचडीडी के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका स्पीड ज्यादा होता है। क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखिए, रोम के अलग अलग टाइप देखे गए, वैसे ही रैम के भी अलग अलग टाइप है, लेकिन वो किसी को याद नहीं रखना होता है। ठीक है, रैम के भी अलग अलग टाइप है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अपग्रेडेड रैम कौन सा है? कॉमन सेंस वाला बात होगा। ठीक है, मैंने बोला ये किसी को भी, आपको क्या, जो मेमोरी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में, उनको भी याद रखने का जरूरत नहीं होता है कि रैम का कौन कौन सा चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि DDR1 कौन सा मेमोरी है, रैम, रोम, HDD, SSD, तब हम बोलेंगे ये जितने भी ये सारी रैम के ही टाइप है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका अपग्रेडेड वर्जन ही है, इसका अपग्रेडेड वर्जन ही है, इसका अपग्रेडेड वर्जन ये है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये मतलब रैम के अलग अलग टाइप है, ये बस पता होना चाहिए कि ये जो DDR मेमोरी होता है वो सब किसका टाइप होता है? रैम का। ओके, लेकिन रैम को बेसिकली 2 भाग में डिवाइड किया जाता है।
एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम। मेमोरी मैंने क्या बोला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आउट ऑफ 85 9 से 10 क्वेश्चन मेमोरी से पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो काफी वेरिएशन है। रैम कितने टाइप का होता है बेसिकली, तो आप बोलेंगे 2 टाइप का, एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक रैम। दूसरे को बोलता है डायनेमिक रैम। अब यहाँ पे आ जाता है कि बताइए स्टैटिक रैम का स्पीड ज्यादा होता है या डायनेमिक रैम का? कॉमन सेंस वाला बात है। मानो मैं यहाँ पे स्टैटिक होके स्थिर होके पढ़ा रहा हूँ और एक बार चल के पढ़ा रहा हूँ, डायनेमिक मोड में पढ़ा रहा हूँ, तो कब स्पीड ज्यादा है? चल रहा हूँ, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। स्टैटिक का मतलब भी आपको पता है और डायनेमिक का मतलब भी पता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा आपके एग्जाम, जो मतलब नाम में आंसर छिपा हुआ है, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है कि नहीं, कि स्टैटिक रैम का स्पीड ज्यादा होता है या डायनेमिक रैम? आप बोलेंगे डायनेमिक रैम। तो देखिए स्टैटिक रैम में क्या स्टोर आता है, ओके, देखिए आपको पता है रैम में क्या स्टोर आता है, ये तो पता है। ओके, मान लो आपके मोबाइल में जो क्लॉक है, क्या है था, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सब स्टोर रहता है किसमें? स्टैटिक रैम। और इसके अलावा जो भी कहानी है वो स्टोर रहता है किसमें? डायनेमिक रैम। क्योंकि स्टैटिक रैम में जो आपने, जैसे आपने मान लो कि क्लॉक हो रहा है, उसमें आपने टाइम सेट कर दिया 9:30, ठीक है, तो वहां से वो चलता रहेगा आगे, आया ना, कब तक चलता रहेगा? अब बोलोगे कि रैम तो सर वोलेटाइल मेमोरी होता है, आप बोलोगे कि सर रैम तो वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो क्या हम रैम को शट डाउन कर देंगे तो जो क्लॉक आपने सेट किया था वो हट जाएगा? बताओ भाई। तो आपने तो बोला रैम मतलब रैम तो वोलेटाइल मेमोरी होता है, लेकिन क्लॉक जो आपने सेट कर दिया, क्या वो पावर शट डाउन होने के बाद हट जाएगा? हाँ, हट जाएगा। अगर वो रैम में आपने मोबाइल को ऑन कर लिया और आपने मानो टाइम को 5 मिनट एडवांस करके सेट कर लिया, ठीक है, फिर आप अगर उसको शट डाउन करेंगे और फिर खोलेंगे तो टाइम कहाँ से लेगा? आपका रैम टाइम लेगा रोम से, तो फिर वही टाइम होगा जो मतलब जीएमटी के अकॉर्डिंग है। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग अभी बज रहा है 2:11, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? जीएमटी के अकॉर्डिंग से 2:11। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं 2:15 सेट करूँ, तो मैं अभी अगर सेट कर दिया तो वो इस स्मार्ट वॉच के रैम में स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने शट डाउन कर दिया, क्या कर दिया, देखो इसको मैंने अगर शट डाउन कर दिया, ठीक है, शट डाउन कर दिया, तो अब मैं इसको फिर से वापस ऑन करूंगा तो ये टाइम कितना बताएगा? 2:11 के बाद 2:12 हो रहा होगा, वो बताएगा। सारी बात समझ में? तो एक्चुअली क्या कई बार हम लोग टाइमर सेट कर देते हैं कि चलो 1 मिनट में आपको आंसर दे देना है, ठीक है, तो वो सब स्टैटिक रैम का पार्ट होता है। बाकी इसके अलावा जो भी होता है वो डायनेमिक रैम के अंदर आता है। यहाँ पे कुल मिला के आपको जानना है कि रैम बेसिकली 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और डायनेमिक रैम का स्पीड स्टैटिक रैम से ज़्यादा होता है, और बाकी ये सब DDR वाले किसके टाइप में था? रैम के टाइप। क्लियर? ओके, तो अब आगे क्या बात करना है हमें? अब आगे बात करना है कैसे मेमोरी के बारे में मैं समझा चुका हूँ, 2-3 लाइन इसके बारे में लिख लूंगा मैं आगे। ओके, पहले हम लोग बात करेंगे इसका स्टेबिलिटी का और रेसिबिलिटी, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको ये दोनों मेमोरी पढ़ लेना है। और कैसे मेमोरी के बारे में 2-3 लाइन लिख दूंगा, तो फिर आपका ये मेमोरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करूंगा, आगे बात करेंगे कल।